हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ज्यामिति में जो त्रिभुज का अध्ययन किया था, तो अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अध्ययन कर लिया है त्रिभुज में, और त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम आगे त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जहाँ से हम प्रश्न हमेशा एग्जाम में आप देखेंगे तो प्रश्न बनता है, तो उन चीज़ों को हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो त्रिभुज के सूत्र क्या हैं। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था त्रिभुजों की सर्वांग समता तथा समरूपता। देखिए, अगर हम बात करें सर्वांग समता की, तो हम लोगों ने सर्वांग समता में यह पढ़ा था कि दो ऐसे त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज के सभी भुजाएं तथा सभी कोण दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाओं तथा संगत कोण के जब बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। और समरूपता में पढ़ा था हमने कि एक त्रिभुज के तीनों कोण जब दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं ना। तो सर्वांग समता और समरूपता को पढ़ लिया था। सर्वांग समता में हमने कई चीजें पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि भुजा 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 अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। चलिए, तो आप अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा, वहां से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जिनके आधार पे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, उन्हें हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, यानी त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र की यदि हम बात करें तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आता है वह आता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। अब देखिए, अगर हम कहें कि कोई त्रिभुज दिया गया हो, मान लीजिए यही त्रिभुज है ए बी सी। अब देखिए, जो इसके सामने की भुजा यह ए हो जाएगी, यह बी हो जाएगी और यह सी हो जाएगी। तो परिमाप, यानी कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परि का अर्थ होता है बाहरी और माप का अर्थ होता है मापन करना, यही ना। अगर हम त्रिभुज का बाहर या उसके भुजाओं का जब हम मापन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया? परिमाप कहते हैं ना। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा भैया? तो आप कहेंगे तीनों भुजाओं का योगफल ना। अगर आप यहां से चलना प्रारंभ करें, यहां तक चलें, फिर यहां चलें और यहां चलें, तो हम कह सकते हैं कि आप त्रिभुज के एक परिमाप के बराबर चले हैं। तो परिमाप निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि ए धन बी धन सी, यही क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा ना। देखिए, ए बी और सी यही त्रिभुज का परिमाप होगा, यानी बाहरी माप, भुजाओं की माप। तो अगर हम कहें कि त्रिभुज के भुजाओं की माप हमको लेना है, मान लीजिए जैसे हमने एक त्रिभुज और बनाया, यह 5 है, यह 4 है, यह जो है 5 है। अगर कोई त्रिभुज है, या इसको भी हम 6 कर लेते हैं, 5 6 और 5 सेमी की उसकी भुजाएं हैं ए बी और सी। मान लीजिए यह 5 सेमी की भुजा है, यह 6 सेमी की भुजा है, यह 5 सेमी की भुजा है। यही हुआ। अब परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप निश्चित तौर पे तुरंत कर लेंगे कि 5 धन 6 धन 5, यही ना। देखिए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 5 5 10 और 6 16 सेमी। हम ऐसे परिमाप निकाल सकते हैं त्रिभुज का।
तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं का योगफल ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। फिर आता है, देखिए आगे बढ़ें तो फिर पूछा जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अगर हम त्रिभुज के अर्ध परिमाप की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध का अर्थ क्या होता है, आधा। परिमाप का अर्थ क्या होता है, बाहरी माप। यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप को हम किससे दिखाते हैं भैया, यश से। तो यश बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे a धन b धन c बटे 2, a धन b धन c बटे 2, यानी कि a b c बटे 2 यही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर इसकी भुजा 6 सेमी, 4, ये भी मान लीजिए 8 सेमी, और यहाँ हो जाएगा आपका 6 सेमी ए बी और सी। तो अगर अर्ध परिमाप हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो आप तुरंत कह सकते हैं 6 + 8 + 6 बटे 2, यही निकलेगा अर्ध परिमाप ना। अर्ध परिमाप को हम यश से दिखाते हैं, तो यश बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कितना, 6 और 8 कितना हुआ, 14, 14 और 6 कितना हुआ, 20। अगर 20 में आप 2 की भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेमी ना। यह अर्ध परिमाप निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, यानी परिमाप बटे 2, अर्थात a धन b धन c बटे 2, यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। अब अगला जो आता है वह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करें यानी जो त्रिभुज की एरिया की हम बात करें तो इस आधार पे एरिया क्या हो जाती है भैया, इसका करनी में यश यानी अर्ध परिमाप, फिर आप क्या करेंगे, यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी। इस आधार पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे कोई त्रिभुज हो। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज दिया गया हो, इसी का क्षेत्रफल आपको बताना है ए बी और सी। यह है 8 सेमी, यह है 6 सेमी और यह है आपका 10 सेमी। अगर ऐसे भुजा है तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाला जा सकता है, अर्ध परिमाप निकालिए। तो आप कहेंगे अर्ध परिमाप यश बराबर क्या हो जाएगा, 8 धन 6 धन 10 ना, 8 धन 6 धन 10 बटे 2 कितना हो गया, देखिए 8 और 10 18 और 6 कितना हो गया भैया, 24, 24 बटे 2 अर्थात कितना हो गया, 12। यानी कि इसका यश का मान कितना मिल गया, 12। अब देखिए इसी को हम इस सूत्र में रख दें तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ लिखा जा सकता है 12 माइनस 12 गुणे कितना, यश माइनस यानी 12 माइनस कौन सा हो जाएगा, ए का मतलब कितना, आप इसी को मान लीजिए, ए बराबर 6 मान लीजिए। ठीक, फिर यहाँ देखिए यश माइनस बी, बी कौन सा हुआ, यह वाला हुआ, यानी 12 माइनस 10 सही। फिर देखिए अगला 12 माइनस कितना, सी अर्थात 8 होगा ना। अब इसको हम निकाल सकते हैं, अर्थात हो जाएगा 12 गुणे कितना होगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, गुणे 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, गुणे 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। अर्थात यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो निकल सकता है कि कितना परिमाप होगा ना। अगर चाहे तो गुणा कर लें,
कितना होगा 12 बटे 96, 12 छक 72, क्योंकि 6 का गुणा कर लें, और 2 चौको 8। अब गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 दूनी के 24 को 4, फिर कितना होगा, अरे 8 दूनी 16 को 6, फिर गुणा करिए, 8 साते 56, 56 एक 57 ना, 576। 576 किसका वर्ग है? तो आप कह सकते हैं कि 576 जो है 24 का वर्ग है ना। किसका वर्ग है भैया? 24 का वर्ग है 576। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 24। अगर यह सेमी में है, यह सेमी में है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 24 वर्ग सेमी, अर्थात जो इसका क्षेत्रफल आया वह कितना आया? 24 वर्ग सेमी। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यस, करणी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जहां यस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यह तो एक है, लेकिन इतना लंबा हमको करने की जरूरत नहीं है, और आसान हम सोचते हैं, क्योंकि आप यहां पे ध्यान दीजिए। अब इसका कितना क्षेत्रफल आया? तो आप कह सकते हैं 24 वर्ग सेमी। यही हुआ, 24 वर्ग सेमी आया इसका एरिया। अब देखिए इसको और आसानी से हम निकाल सकते हैं। आ जाइए, मिटाते हैं इसे। देखिए और होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हालांकि इसका प्रयोग समकोण त्रिभुज में होता है, तो यहां भी लग रहा है कि यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां 90 अंश का कोण बनेगा। और आपने पढ़ा है कि यदि भुजाओं में 6, 8 और 10 का अनुपात होगा तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज बनेगा भैया? समकोण त्रिभुज बनेगा ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन होता क्या है, अगर हमें आधार पता हो और आधार से सम्मुख शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पता हो, तो हम आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। जैसे देखिए 1/2 गुणे आधार कितना? तो आप कहेंगे 6, ऊंचाई कितना? तो आप कहेंगे 8। सही। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, 2 चौक को 8, 6 चौक को 24, 24 वर्ग सेमी। यानी कितनी आसानी से हम निकाल लिए। तो देखिए बहुत आसान है। हालांकि इस सूत्र का भी प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, आसानी से हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं क्या चीज? त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि हमने जो सूत्र पढ़ा, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि करणी में परिमाप गुणे परिमाप माइनस एक भुजा, फिर परिमाप माइनस दूसरी भुजा, फिर परिमाप माइनस तीसरी भुजा। अगर हम घटा के गुणा कर दें और उसका मान ज्ञात करें, तो वहीं त्रिभुज का क्या निकलेगा भैया? क्षेत्रफल निकलेगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अक्सर यह समकोण त्रिभुज में लगाया जाता है, लेकिन यह सभी त्रिभुज में कार्य करता है। हुआ ना। अब देखिए आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो क्या हो सकता है। चलिए मिटाएं इसे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या समबाहु त्रिभुज में कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, उन चीजों को हम पढ़ने का प्रयत्न करें। अब देखिए आगे चलें तो हमारा क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी ए बी सी।
अब इसकी जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं यह भी ए सेमी, यह भी ए सेमी और यह भी ए सेमी। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। यही पढ़ा गया। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में यहां भी उस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा एरिया के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन यहां समझिए कि अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, देखिए यहां से अगर हम लंबवत ऊंचाई ज्ञात कर लें तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आपने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को क्या करता है भैया, समान दो भागों में विभाजित करता है ना। भुजा को समान दो भागों में विभाजित करता है। यानी कि यह पूरा भुजा ए सेमी की है तो यहां से यह भुजा कितनी हो जाएगी, a/2 सेमी की हो जाएगी, आधा हो जाएगी। यह भी a/2 सेमी की हो जाएगी ना, सही है, आधा आधा हो जाएंगे। अब इसकी ऊंचाई तो हम निकाल सकते हैं। यह भुजा है ए सेमी की, यह भुजा है a/2 सेमी की और यह भुजा है कितना, इसी को हमको निकालना है। यानी कि अगर इसे हम d कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि AD की लंबाई, तो आपने पढ़ा है कि अगर AD की लंबाई निकालना हो तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, अब पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करें तो आप पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं AD का स्क्वायर धन DC का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए या फिर हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर, यह भी लिखा जा सकता है कि AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, यही लिखा जा सकता है। या फिर लिखा जा सकता है कि AD बराबर करनी में AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, लिखा जा सकता है। चलिए मान रख देते हैं, यहाँ मान रखिए। तो देखिए यहाँ जो AC का मान है वह कितना A है, तो हम कह सकते हैं करनी में A का स्क्वायर माइनस DC का मान कितना है भैया, a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि DC का मान a/2 है ना, वही रखा गया। अब यहाँ देखिए यह हो जाएगा करनी में A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4, यही होगा। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ अगर घटाएं तो आप कह सकते हैं इसके बटा में 1 होगा और लसन निकालेंगे तो 4 होगा, हालांकि सब करनी में रहेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए 4 हुआ, 1 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 4 से गुणा कर देंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए अगर कहा जाए कि यहाँ 4 से इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी कि A स्क्वायर ही हो जाएगा। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी में 3A स्क्वायर बटे कितना भैया, 4, यही होगा ना, ठीक। अब देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि यह A स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं करनी में 3 बटे, यहाँ देखिए 4 है तो इसका स्क्वायर करिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 2 होगा, और चूंकि यह A स्क्वायर है तो अगर बाहर निकलेगा तो केवल A बचेगा। अर्थात हम एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ हम पढ़ सकते हैं इस चीज को कि समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई कितनी हो गई, जिसको हम किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। अर्थात लंब की लंबाई कितनी हो गई भैया, अगर लंब की लंबाई निकाला जाए तो आपका आ गया करनी में 3/2 इंटू A। तो हम इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के लंब की लंबाई करनी में 3/2 इंटू A होगा, क्योंकि इस आधार पे हम कर सकते हैं। तथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो आपने पढ़ा कि आधार गुणे ऊंचाई, यही लंबाई या इसको हम ऊंचाई भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितनी, तो आप कहेंगे पूरी लंबाई लेना है, ए सेमी की है तो ए गुणे कितना हो गया, ऊंचाई कितनी हुई, तो आप कहेंगे करनी में 3/2 इंटू ए, यही होगा। अब देखिए थोड़ा सा गुणा कर लीजिए इसका, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मिल जाएगा, आप गुणा करिए तो होगा करनी में 3, ए में ए का गुणा करिएगा तो ए स्क्वायर, 2 में 2 का गुणा करिएगा तो 4 होगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया भैया, करनी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर को हम कह सकते हैं भुजा ना, यह भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, करनी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और कई बार एग्जामों में यह पूछ दिया जाता है। फिर देखिए इसके बाद आता है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखिए यह समबाहु त्रिभुज से संबंधित था। अब आगे बढ़ते हैं और आपसे जो पूछता है क्वेश्चन कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए या परिवृत्त की त्रिज्या। देखिए हम अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि अंतःवृत्त आपने समझा था कि अंतःवृत्त हम किसे कहते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ है 6, 8 और 10 सेमी भुजा का है, तो अंतःवृत्त कहने का मतलब ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के अंदर खींचा जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त की जब हमको त्रिज्या निकालनी होगी तो हम त्रिज्या निकालने के लिए यानी त्रिज्या r बराबर किस सूत्र का प्रयोग करते हैं भैया, तो आप सीधा कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसको हम लिखते हैं डेल्टा बटे यस, यस का मतलब क्या, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, और क्षेत्रफल का मतलब क्या, तो आप क्षेत्रफल से तुरंत अर्थ निकालेंगे, यह होगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, तो आप कहेंगे 24 वर्ग सेमी आया था ना। तो देखिए अब इसकी त्रिज्या अगर निकालना होगा, देखिए अर्ध परिमाप कितना आएगा, तो आप कहेंगे 16 और 8 24 होगा, 24/2, यानी कि अर्ध परिमाप कितना आएगा, तो यस का जो अर्ध परिमाप है यानी यस का जो मान होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे 24/2 यानी 12 हो जाएगा ना। तो यहां देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या, तो हम कहें कि 24 बटे कितना, तो 12, अर्थात कितना हो गया भैया 2 सेमी ना, क्योंकि 12 एकम 12, 12 दूनी के 24, अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 2 सेमी की मिल जाएगी। लेकिन वही कहे कि नहीं परिवृत्त की त्रिज्या बताइए, अगर आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछे r का मान, यानी परिवृत्त का मतलब क्या, तो देखिए अगर हम कहें यही है, मान लीजिए यह 6 सेमी है, यहाँ 8 सेमी है, यहाँ 10 सेमी का त्रिभुज है, तो परिवृत्त का मतलब ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के बाहर बाहर जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं ना। ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के बाहर बाहर खींचा जा सके उसी को परिवृत्त कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी त्रिज्या हमको बतानी है, इसकी त्रिज्या हमें जब बतानी है तो देखिए इसकी त्रिज्या का जो सूत्र क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे तीनों भुजाओं का गुणनफल a इंटू बी इंटू सी बटे क्या होगा भैया 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस आधार पे आप निकाल सकते हैं a का मान कितना 6 गुणे 8 गुणे 10 बटे में 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 24 वर्ग सेमी आया था 24। चलिए इसे काटते हैं, 8 एकम 8, 8 तिरिके 24, 3 दूनी के 6, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, सही, अर्थात आ जाएगा 5 सेमी। इस आधार पे हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, 5 सेमी इसकी त्रिज्या आएगी। यानी परिवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, त्रिभुज तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, इस आधार पे हम निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट रह गया है, उसे भी पढ़ लेते हैं, आज खत्म।
चलिए अगला पॉइंट जो है, और अक्सर यह पॉइंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए पूछा क्या जाता है, अगर कोई त्रिभुज दिया गया हो और कहता क्या है, मान लीजिए ए बी सी, और यहां इसके भुजाओं को, कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा आपस में जहां पर मिलती है, मान लीजिए ओ पर मिलती है, तो इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, यह भी पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको समद्विभाजित कर रही है, इसे समद्विभाजित करती हुई रेखा आपस में जहां मिलती है, तो यहां कितने अंश का कोण बनेगा, हम बात उसकी करते हैं। तो आप कह सकते हैं कोण BOC बराबर कितना होता है भैया, सूत्र समझ लीजिए, 1/2 कोण B धन कोण C, कोण B धन कोण C मतलब इसका आधा, प्लस कोण A। इस आधार पे हम निकाल सकते हैं त्रिभुज का पूरा क्षेत्र, क्या नाम है, इस कोण का हम मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इसे हम समझने का प्रयत्न करें, तो आइए एक त्रिभुज से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए यही त्रिभुज है, अगर इस कोण का मान ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो यह भी 60 अंश, यह भी 60 अंश, यह भी 60 अंश, सही। अगर इसके कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाएं आपस में जहां काटती हैं O पर, तो इस कोण का मान कितना होगा, सही है। अगर समद्विभाजित करेंगे, पूरा कोण 60 अंश है, तो यह वाला कोण तो भैया 30 अंश होगा, यह वाला कोण भी 30 अंश होगा, सही है। अब देखिए त्रिभुज BOC में चलिएगा, तो ये 30 अंश, ये 30 अंश, 60 अंश, सही। क्योंकि अब देखिए आधा इन लोगों का हमने किया था, 60 और 60 120, देखिए आधा किया गया था, यानी लिखें तो 1/2 कोण B का आधा कितना, तो कहेंगे कोण B 1/2 कोण B का मान कितना 60, प्लस कोण C का मान कितना 60, प्लस कोण A का मान कितना, तो आप कहेंगे कितना 60 अंश ना। अब इसी को हल कर लेते हैं, देखिए 60 60 120, 1/2 गुणे 120 धन 60, अर्थात इसको काटें तो 60 बार में कटेगा, 60 और 60 कितना हो गया भैया, 120 अंश हो गया ना। अब वैसे भी समझिए, देखिए अगर हम कहें यह 30 अंश है, यह 30 अंश है, 60 अंश, तो अर्थात 120 ही होगा, तभी तो 180 अंश पूरा होगा ना, क्योंकि यह 60 अंश में जब 120 जोड़िएगा तब 180 अंश पूरा होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में अगर किसी दो भुजाओं को, कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा यदि किसी एक बिंदु पर काटती है, तो उसके कोण का मान क्या होगा, 1/2 जिन भुजाओं को समद्विभाजित, जिन कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा है, उन कोणों के योगफल का आधा प्लस A। इस आधार पे हम कर सकते हैं, यानी 1/2 जिन कोणों को समद्विभाजित करती है उन दोनों कोणों को जोड़ लें, प्लस A को कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस कोण का मान निकल जाएगा, और अक्सर पूछा जाता है। एक और पॉइंट, आज त्रिभुज को इधर से खत्म कर देते हैं, और कल जो होगा इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का हम आसानी से उत्तर देते हुए चले जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए एक प्रश्न आता है त्रिभुज की रचना संबंधित, और अक्सर आपको परेशान करता है कि एक त्रिभुज की रचना हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज की रचना में 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहली बात क्या है, 2 कोण और एक भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, यानी कि 2 कोण और एक भुजा। जब 2 कोण और एक भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए यह भुजा दी गई हो BC, और इसके सामने के कोण दिए गए हों कि 60-60 अंश के हैं, तो 60 अंश की बनाती हुई हम रेखा खींचेंगे, यहां से भी 60 अंश की बनाती हुई रेखा खींचेंगे, यह दोनों आपस में जहां काटेंगे वहीं त्रिभुज बन जाएगा ABC। यानी कि हम त्रिभुज की रचना किस आधार पे कर सकते हैं, जब 2 कोण और एक भुजा दी गई हो ना, जब 2 कोण और एक भुजा दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। या दूसरा पॉइंट कहता है कि जब
तीनों भुजाएं दी गई हों। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, सदैव सदैव अधिक होना चाहिए। मान लीजिए 3 भुजा दी गई हो, एक 6 सेमी, एक 8 सेमी और एक 12 सेमी की भुजा दी गई हो, तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि 8 और 6 14 होता है जो कि 12 से अधिक है। देखिए आप कोई मान लीजिए 12 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे, फिर यहां से आप मान लीजिए इसका नाम बी और सी रख देंगे। बी को केंद्र मानकर प्रकार में 6 सेमी की दूरी भरकर आप एक चाप लगाएंगे अर्धवृत्ताकार। फिर सी को केंद्र मानकर आप प्रकार में 8 सेमी की दूरी भरकर एक चाप लगाएंगे। यह दोनों चाप आपस में जहां काटेंगे उसको ए मान लेंगे। ए को बी से मिला देंगे, बी को सी से मिला, ए को सी से मिला देंगे तो यही त्रिभुज बन जाएगा। यह 12 सेमी, यह 6 सेमी और यह 8 सेमी। यानी कि हम कह सकते हैं जब तीनों भुजाएं दी गई हों तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं ना। अब देखिए, अब एक तीसरा जो पॉइंट कहता है कि जब दो भुजा और एक कोण, उनके मध्य का कोण दिया गया हो तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। यानी कि तीसरा, जब दो भुजा और उनके मध्य का कोण दिया गया हो तब भी हम त्रिभुज की क्या कर सकते हैं, रचना कर सकते हैं। समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए दो भुजाएं दी गई हों, एक है 6 सेमी, दूसरी है 8 सेमी और उनके मध्य का कोण बता रहा है कि नहीं 60 अंश का है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक भुजा आपने लिया, अब समझिए यह 8 सेमी की आपने भुजा खींचा, अब यहां कोण दिया है 60 अंश, तो 60 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा आप खींच सकते हैं। यहाँ पे 8 सेमी की यह जो है 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा आप खींच सकते हैं, जिस